चलो निकालो तो कल जितना बचा था पंचवर्षीय योजना तक छोड़े थे ना, जो तो उससे आगे करते हैं। पंचवर्षीय योजना से करते हैं। आज तारीख कितना है, भर दिया इसमें, देखें आज तारीख कितना है दीपक? हाँ 12 तारीख, 12/11/24। ठीक है, दिन है मंगलवार, यही ना। चलो मंगल कहाँ है इसमें, मंगल का पता नहीं चला है। चलो कल हम लोग किए थे अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स का रिवीजन। अर्थव्यवस्था का हम लोग का अभी चला रिवीजन क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग और आगे चल के पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि दीपक कुल अभी तक कितना योजना लाया गया था? दीपक को बोलने दो। दीपक कितना योजना लाया गया था बताओ। अच्छा तुम खाली ये बता दो, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ 1985। क्वेश्चन का जवाब दिए। कितना तारीख? 15 मार्च 1985। एग्जाम में दोनों रहेगा, कुछ ब्यूटी पूजा, डेट भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा। तो 15 मार्च 1950 उसके माध्यम से पंचवर्षीय योजना चला था। और भारत में पंचवर्षीय योजना कंसेप्ट है यूएसएसआर से, ठीक है। और कुल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना आया था। कितना लाया गया था? 12। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के अंतराल पे आता है? 5। लेकिन 2 ऐसा भी रहा था जिसमें क्या था, 5 वर्ष से पहले अवकाश जो है ना वो हो गया था रोलिंग प्लान के तहत। तो ये चीज ध्यान रखना, 12 पंचवर्षीय योजना। तो यही आज हम लोग 12 को देख लेंगे, ठीक है। इसीलिए आज थोड़ा सा कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्योंकि अभी तुम लोग का छुट्टी था, छठ पूजा दीपावली का, तो बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हुआ, इसीलिए 2-4 दिन लगेगा रिदम में आने में, ठीक है। फिर हम लोग फ्लो में जब हो जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखें किसका नोट्स है बेटी, तुम्हारा नोट्स है? अभी जो हाल में लिखवाए थे वो वाला भी है इसमें इंक्लूड? अभी जो इधर लिखवाए थे, एक था पहले वाला, एक था अभी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें लाल कलम पंचवर्षीय लिखियो। पंचवर्षीय होता है, पंचवर्षीय, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले तो रवि यही क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था। तो क्या था अवधि? 1951 से 56, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा दीपक कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ कृषि का विकास, कृषि पद्धति जो है विकास करना। और यह किस मॉडल पर आधारित था? हैरा डोमर मॉडल पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और कहेगा दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगर परियोजना, ब्यास नदी परियोजना, ये सब किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? प्रथम। तुम्हारे पास भी है लिखा हुआ, ठीक है। इसको इससे क्वेश्चन आता है। कहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 61। कहेगा कि ये देखो ये वीवीआई है। कहेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हाँ पीसी महालनोबिस, एकदम याद रखना। पहला किस पे था पूजा? हेरा डोमर। दूसरा महालनोबिस। और उसके बाद कहेगा दूसरा में क्या मुख्य उद्देश्य था? उद्योग। पहला में कृषि पे बल दिया, दूसरे में किस पे बल दिया? उद्योग पे, ठीक है। उसके बाद क्या इसके अंतर्गत भी कई सारे इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ, जैसे भिलाई है। भिलाई किसके सहयोग से? यूएसएसआर, ठीक है। अब भिलाई है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर, हाँ किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और है राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? हाँ उड़ीसा, किसके सहयोग से? जर्मनी। तो ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद कहेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1961 से 66, ठीक है। और तीसरे में किस पे जोर दिया गया? कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज है। और बोलेगा क्या कि जो है इसमें जोर देने के साथ साथ क्या है कि बोकारो स्टील प्लांट का जो है
निर्माण हुआ झारखंड में। उसके बाद क्या तृतीय विश्व युद्ध की, इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्रम में ही 1962 में किसके मध्य युद्ध हुआ था? भारत चीन। और 65 में भारत पाकिस्तान के मध्य बीच हुआ था। इसी वजह से युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर हो गया था, इसीलिए यह योजना क्या हो गया? असफल हो गया, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, इसके बाद 51 61 से 66 है, यहाँ पे फिर याद रखना 66 से 69 क्या हुआ था? योजना अवकाश। ठीक है, इसमें लगता है नहीं लिखवाए हैं। हाँ ठीक है, तो इसके बाद ये बताओ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? अच्छा, मुख्य जैसे पहला में हम लोग देखे कृषि, दूसरा में क्या था? उद्योग, तीसरा में कृषि उद्योग दोनों, और चौथों में क्या हो जाएगा दीपक? चौथा में क्या है देख के बताओ, चौथा में क्या बोलता है कि कृषि और उद्योग का तीव्र विकास। मतलब युद्ध जो हो गया, युद्ध होने के बाद क्या है, स्थिति क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा। मतलब क्या है, व्यापार वगैरह उतना हो पाएगा, कृषि वगैरह उतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्या करना है, इसका कृषि और व्यापार का, उद्योग का तीव्र गति से विकास कर रहा है, यही चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। उसके तो और भी है, 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। इस जगह ब्रैकेट लिखवाया भी था तुम लोग को, तो तुम ब्यूटी लिखी क्यों नहीं हो? ये क्वेश्चन आता है, दिखाया ना कितना बार, बीपीएससी में आया, दरोगा में आया। देखो इस जगह जो है लिख लेना, और क्या है कि जब भी लिखो उसमें 2-4 पॉइंट छोड़ के लिखो। तुम्हारा नोट्स कहाँ है अभी? नोट्स नहीं बनाया घर में? तो अभी किसका कंप्लीट किया, घर में क्या सब किया तुम? देखो जो भी पढ़ाई करो, जो भी करो, हमेशा जैसे यहाँ पे जगह छोड़ी हो ना, हमेशा यहाँ भी जगह छोड़ना है, यहाँ भी जगह छोड़ना है। ठीक है, यहाँ भी और इधर भी जगह छोड़ना है, ताकि जैसे क्या कि बाद में किसी को क्या कर सको, ऐड कर सको। जैसे ब्यूटी क्या है कि दोबारा इसमें मेहनत इसको करना लगा, बाद में क्या सकते थे, इसी में जो है 2.1.1 2.1 एक्स्ट्रा लिखा है, वो क्या कर सकती है इसमें बाद में जोड़ सकती थी, कर सकती थी ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखा करो। तो रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है लाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 1974 से 78। इसमें क्या था, एक वर्ष पूर्व ही जनता सरकार ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। और इसमें क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा किस क्रम में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, और गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और 20 सूत्री कार्यक्रम भी लागू किया गया, ये याद रखना। उसके छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85। आगत निर्गत मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? छठी पंचवर्षीय आगत निर्गत मॉडल याद रखना, इस पर यह था। और इसका मुख्य उद्देश्य भी था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूजा क्या होता है बताओ? पहले पूजा बोलो, पूजा क्या होता है? हाँ क्या होता है ब्यूटी? हाँ हाँ ठीक है, तो यही नाबार्ड का यही है। और स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। जैसे कल था, जैसे मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तुम लोग पढ़े हो ना, अधिनियम कौन सा था? 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो 19 के अधिनियम के समय कौन थे? चेम्सफोर्ड, है ना। तो कल देखो क्वेश्चन पूछ भी दिया कि जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड कल पूछा गया था। और रोलेक्ट एक्ट कल दिखाया था दरोगा में, दोनों क्वेश्चन था ना। रोलेक्ट एक्ट, यही क्वेश्चन था ना कि जलियांवाला हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट के क्रम में जो है गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो इसको केवल इतना सा जान के, जो तिथि जान के क्या कर सकते हैं हम लोग, रोलेक्ट एक्ट जलियांवाला वाला बाग को दोनों को सही कर सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ रवि पूछ देगा कि 12 जुलाई 1982 को, या ऐसे देगा कि डेट नहीं देगा। पहला 2-3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दीपक? पहला क्वेश्चन ये बनेगा।
दूसरा बोलेगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि नाबार्ड का जब वो हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था, नाबार्ड जब गठित हुआ था, बैंक बना था, तो वह किस पंचवर्षीय योजना का दौर चल रहा था? समझे? तो वो कैसे याद रखेगा? 1900 क्या है, 82, 1982। और छठा का कार्यकाल क्या है, 1980 से 85। तो 80 से 85 के बीच में जो भी चीज हुआ था वो क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान था। तो ये याद रखना, 1982 में जब हुआ तो वो छठी का हिस्सा था। तो इस बात को भी वहां ऐसे भी क्वेश्चन बनता है रवि। तो हम लोग को पूरा इस प्रकार से तैयारी करके जाना है कि कैसा भी क्वेश्चन कुछ भी बने, क्या करना है, सॉल्व करके आना है। इसीलिए तुम लोग क्वेश्चन रोज समझाते हैं, दिखाते हैं, ये याद है। अब चलो आते हैं पंचवर्ष, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था पूजा? 1985 से 90। और इसका लक्ष्य क्या था? अनाज के उत्पादन में वृद्धि और अनाज के उत्पादन का विकास। और पर्यावरण पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण किस क्रम में आया था, किस विकास? सातवीं में, ठीक है। और इसमें मनरेगा का नाम, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 92 से 97, ठीक है। तो ये चीज था, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद इसमें था कि जो है मानव संसाधन पे बल, इसको हाईलाइट करना, जैसे ब्यूटी इधर करती हूँ ना हाईलाइट, इधर हाईलाइट, उसी तरह यहाँ भी हाईलाइट करना। मानव संसाधन क्या हुआ ब्यूटी, बताओ। जो मानव द्वारा निर्मित जैसे बोलते हैं जल संसाधन, ठीक है। उसके बाद वायु संसाधन बोलते हैं, या फिर संसाधन ही बोलते हैं। संसाधन चीज क्या होता है, बताओ रवि, क्या होता है संसाधन? एक मनुष्य, एक मानव के लिए जो उसके उपयोगों के लिए, उसके कामों में किया जाता है उपयोग। जैसे कि वो परिवहन के लिए भी कर सकता है, हाँ, या फिर अपने खाने पानी के लिए भी कर सकता है। मानव का ऐसा स्किल डेवलप करना कि मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है, बढ़िया से काम कर सकता है। इसी बोलते हैं मानव संसाधन का विकास, बल बल। अच्छा, तुम्हारे घर से दीपक कितना घर है दूर, काजल का घर? उसका घर रोड पर है, तुम्हारा घर अंदर है गली में, तो तुम उसी होके जाते हो रोज? हाँ, तो तुम आज जो जाओगे दुनिया से, तो काजल को बोलते आओगे, क्या बोलोगे? अच्छा, फोन से होता है बातचीत? हाँ, बोल देना कि सर बुलाए हैं, क्लास स्टार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, और उसमें देखते हैं पढ़ने का उसमें लगन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। तो अब बताओ, नवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका कार्यकाल क्या था? 97 से 2005। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता, ठीक है। सहकारिता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता। ये सब नहीं पूछा जाएगा, खाली ईस्वी पूछा जाएगा इसमें। उसके 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 11वीं और 12वीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं का विषय क्या था? तीव्र अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, सामाजिक सुरक्षा था, ठीक है। और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 18 से 23 वर्ष के युवाओं को, लोगों को प्रोत्साहित करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? तीव्र धारणीय, ये जो है तीव्र धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लो इसको रखो। अच्छा, हिस्ट्री में देखो तो हम कहाँ तक पढ़ाए थे हिस्ट्री में? हिस्ट्री में रवि के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। रवि, कब एग्जाम है बीपीएससी का? टेंटेटिव डेट कब आया है? 13 दिसंबर को। कब होगा एग्जाम? 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम होगा बीपीएससी में, सबसे ज्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, उसमें मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में देखो कितना दूर पढ़ाए हैं।
बंगाल विभाजन के उपरांत हम लोग चल रहे थे, यही ना। बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां और स्वदेशी आंदोलन, यही चला था ना। अब हम लोग आते हैं इसी में, इसी को करो हम लोग, ठीक है, इसी को करो। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक खत्म कर देते हैं 15 दिन में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा, इसको टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। दिखाओ तो कॉपी, इसको पढ़ते हो रवि? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब चलो, अब यहाँ से बंगाल विभाजन के बाद मुख्यतः आंदोलन किसानों और मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित था। इसका क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट का मतलब बताओ तो। मुख्यतः यह आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बंगाल विभाजन, ठीक है। आंदोलन किसानों और मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित था, इसका क्या मतलब हमको बताओ। इस आंदोलन में ना किसान सब जो है और मुस्लिम सब भागीदारी नहीं निभा पाए। वो तो सही है, लेकिन इसका कारण क्या था बताओ। क्योंकि जब यूपीएससी देने जाओगे या बीपीएससी देने जाओगे, कारण पूछेगा। इतना सब जानता है कि वंचित था, वंचित होने का क्या कारण था बताओ। कुछ दिमाग पे जोर डालो। तुम कुछ डालो पूजा। आखिर बंगाल का विभाजन हुआ जो, उसमें मुस्लिम का भागीदारी कम रहा और जो है किसान का भागीदारी कम रहा, ऐसा क्यों हुआ? कोई भी जन आंदोलन होगा या आंदोलन होगा, उसमें तो क्या है, लोगों की भागीदारी तो बढ़ चढ़ के होगी, ठीक है। लेकिन इसमें इन लोगों का भागीदारी कम क्यों था बताओ। देखो समझो, ये अभी दिख रहा है, ये देश का क्या नाम क्या है? बांग्लादेश। और ये क्या है? पश्चिम बंगाल। तो अंग्रेज का काम क्या था? फूट डालो और शासन करो। क्या था? फूट डालो और शासन करो, आपस में लड़वा दो और उस पर राज करो, भाई भाई को लड़वा दो, लोगों को लोगों से लड़वा दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़वा दो, इस प्रकार का काम था। तो उस समय क्या था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आया था पहले, पलासी का युद्ध जीता, कहाँ पर जीता? बंगाल में, ठीक है। बक्सर का युद्ध जीता 1764 में। बक्सर किसका हिस्सा था? बिहार बंगाल उड़ीसा किस प्रांत के अंतर्गत था? बंगाल में। बंगाल प्रेसिडेंसी था ना। तो बंगाल में क्या है कि ये वाले एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा क्या था? प्रभुत्व था। क्या था? प्रभुत्व था। अब जैसे हम बताते हैं, जहां पर लोगों का ज्यादा प्रभुत्व होगा, वहां पे लोग क्या है, जागरूक ज्यादा होंगे ना। जैसे तुम्हारे गांव में, ठीक है, गांव में जो शहर वाला एरिया है, जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित समाज होगा, वो सब क्या है, थोड़ा सा जागरूक रहेगा। जैसे तुम्हारे परिवार में कोई आ गया, दोस्त समूह में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार आदमी आ गया, तो तुम भी उसके साथ साथ क्या है, थोड़ा समझ वगैरह चाहते हो, सब कुछ सीखने लगते हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल में प्रभुत्व हुआ, तो बंगाल में जब रहने लगा, तो वहाँ का कल्चरल जो एक्टिविटी बढ़ गया। लोग शिक्षित वगैरह होने लगे, जानकार रखने लगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या होता है नियम, क्या होता है कानून, क्या होता है इंग्लिश समाचार पत्र, क्या होता है समाचार पत्र, लोग कैसे जो है संवैधानिक तरीके से चलते हैं, क्या सब, ये सब अंग्रेज के आने से हुआ। तो यहाँ पे जो प्रबुद्ध वर्ग थे, जो शिक्षित वर्ग थे, उसका यहाँ पे प्रभाव क्या था, सबसे ज्यादा था। क्या था? लोग यहाँ शिक्षित ज्यादा होने लगे, खास करके शहरी वर्ग। शहर में देखते हो, एक बगल शहर रखो, एक बगल गाँव रखो, शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, गाँव में कि शहर में? शहर में है। और कोई भी बड़ा बड़ा मुख्यालय, हेड क्वार्टर, या फिर पुलिस लाइन, या फिर क्या है, समाहरणालय, ये सब कहाँ, गाँव में होता है, शहर में होता है? शहर में होता है। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, वकालत, वकील, ये सब कहाँ पड़ता है, गाँव में, शहर में? शहर में होता है। तो शहर में भी जितने वर्ग रहेंगे, और अंग्रेज सब भी क्या रहते थे, शहर वाले एरिया में रहते थे, गाँव में थोड़े रहेंगे। वहां से क्या नेतृत्व करते थे। तो इस वाले एरिया में, खास करके बंगाल के शहरी वाले एरिया में क्या था, लोगों में ज्ञान का, जानकारी का, शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ।
तो लोग यहाँ पे जब जागरूक हुए तो ये क्या करते थे, अंग्रेजों का बहुत विरोध करते थे, ठीक है। जैसे हम बहुत जागरूक हो गए, हम क्या किए, तुमको बताने लगे नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ऐसे तो हमको क्या करेगा आदमी, क्या कि नहीं इसको जो है ना वो करो, ताकि ये लोगों को जागरूक नहीं कर सके, इसको किसी तरह से डाइवर्ट करो। तो यहाँ पर हुआ क्या कि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए उसको क्या किया, फूट डालो और शासन करो, अलग करने का नीति आना कि इसको किस तरह से अलग किया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला एरिया, जो इधर वाला एरिया देख रहे हो, ये पहले कहलाता था पूर्वी बंगाल, क्या कहलाता था, पूर्वी बंगाल। ये वाला एरिया क्या कहलाता था, पश्चिम में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, पश्चिम बंगाल। ये पूर्वी बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। लेकिन भौगोलिक रूप से क्या था, इधर क्या था, मुस्लिम का जनसंख्या ज्यादा था, ठीक है, और इधर क्या था, हिंदू का जनसंख्या ज्यादा था। और मुस्लिम वगैरह को उसको ऐसा महसूस कराया कि हिंदू धर्म का उस समय प्रभुत्व चल रहा था, सामाजिक धार्मिक सुधार, सती प्रथा हो गया, उसका नरबली प्रथा हो गया। उसके बाद क्या था कि जो भी बहुत सामाजिक सुधार हुए थे, विद्या हुआ, ये सब ज्यादातर किस में हुआ था, हिंदू समाज में हुआ था ना। तो उसी का प्रलोभन सब देके अंग्रेजों वगैरह में डर बैठाया गया कि नहीं, हिंदू समाज जो है ना अलग है, मुस्लिम समाज अलग है, और इसका जो है ना हम संरक्षण करेंगे। तो ये क्या किया, मुस्लिम को जो है ताकि इस आंदोलन और उग्र नहीं हो जाए, इसको क्या है कि आगे चल के बंग भंग आंदोलन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, इसको इधर अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया। तो मुस्लिम इधर अलग डिवाइड हो गया, इसमें अलग डिवाइड हो गया, ये चीज जब हो गया तो मुस्लिम को लगा कि जब बंगाल विभाजन हो ही गया, अब क्या है कि हमको तो अलग से सब कुछ सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो हम क्या काहे विरोध करेंगे, बंगाल विभाजन करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद एक किसान वर्ग, किसान वर्ग को क्या मतलब है, जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, गांव में रोड बने नहीं बने, ठीक है, बिजली आए नहीं आए, सड़क आए ना, रेल चले चले, हवाई जहाज उड़े, किसान को मतलब है, किसान को क्या चाहिए, वो अपना खेती किसानी अच्छा से करे, अच्छा से बीज वगैरह उसको मिल जाए, हल बैल चढ़ के मिल जाए, बरसा पड़ जाए, कोई दिक्कत है किसान को। तो इसीलिए किसान को इस सब चीज से क्या रहा, अलग रहा। उसके बाद मुस्लिम समाज में क्या रहा, इससे अलग रहा। तो इसका यही रीजन है, क्या नाम है, रवि। तो चीज को समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझोगे वहां क्वेश्चन डीप डीप पूछाएगा। अर्चना कॉपी निकालो, आज जो है थोड़ा सा हिस्ट्री कर रहे हैं इसलिए क्योंकि रवि का एग्जाम जो है 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम है। किसका एग्जाम है, बीपीएससी का। और बीपीएससी में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से 28 से 30 क्वेश्चन किससे आता है, हिस्ट्री से। किससे आता है अर्चना, इतिहास से। और इतिहास में भी ये जो 30 क्वेश्चन है, 30 में से 12 से 15 किससे आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी 1885 से 1947 तक आता है। तो 1885 से हम लोग कहाँ पहुंच गए, 1905 पहुंच गया ना। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। अब 1905 के बाद से 1947 तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आज नहीं, अब आने वाले 2 4 5 7 दिन में। ताकि क्या है कि रवि का जो है इस नवंबर, अभी नवंबर कितना चल रहा है रवि, 12 नवंबर, ठीक है, 10 दिन सब में जो है मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा विषय चलेंगे, फिर करंट अफेयर, फिर साइंस चलेंगे। तो ये वाला चीज को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बंगाल विभाजन देख लिया, 1906 से चलेंगे, 1906 से 1947 के बीच में। 1906 में सबसे प्रमुख जो घटना घटा, कौन सा, हाँ, मुस्लिम लीग का गठन, यही हुआ बंगाल का विभाजन। देखो चीज को समझो, कैसे कड़ी जुड़ते जा रहा है, देखो मिटाने वाला, हाँ, तो देखो कैसे कड़ी जुड़ते जा रहा है। जब मुस्लिम बंगाल का विभाजन हो गया तो मुस्लिम को समाज को एक करने के लिए क्या हुआ, लीग का गठन हुआ। उस लीग का नाम क्या कर दिया गया, मुस्लिम लीग। अब देखो कोई भी संगठन बनेगा, ठीक है, कोई भी संगठन बनेगा, उसमें अगर धर्म सूचक शब्द जोड़ दिया जाएगा, उसका अलग क्या हो जाएगा, अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नाम सुना तुम लोग, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें देखो एक शब्द जुड़ा हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक धर्म विशेष की ओर जो है ये दिखाता है, और ये उस समय का ही देन है, और आगे चल के नाम नहीं जोड़ा गया था। तो ये चल के मुस्लिम लीग क्या कि मुस्लिम समाज का जितना भी है उसके आवाज को बुलंद करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक लीग का गठन किया जाए, उसका नाम होगा मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों का हितैषी होगा, तो उसी का गठन हुआ। तो यही चल के आगे चल के क्या हुआ, यहीं पे बीज जो है उत्पन्न हो गया था। फिर आगे चल के क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार हुआ, तब सांप्रदायिक पंचायत हो गया। 1935 में फिर मुस्लिम सबको अलग वो दिया गया, और आगे चल के 1947 में क्या हो गया, पाकिस्तान और भारत क्या होगा,
अलग हो गया, तो इसका बीज कहाँ पर निहित था, यहीं से निहित था बीज। तो बीज जो है ना जैसे बोओगे तो वो आगे चल के क्या लेगा, पौधा का रूप लेगा, लेगा ना। अगर बीज को ही उखाड़ दोगे तो पौधा कहीं बन पाएगा, तो बीजारोपण यहीं से प्रारंभ होता है। हालांकि इसका दूसरा आयाम भी है, आरएसएस बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका भी 1925 में स्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये भी बाद में बना। उसके बाद क्या हो गया, आपस में धार्मिक जो है सांप्रदायिकता वगैरह फैल गया, हिंदू मुस्लिम दंगा वगैरह सब होने लगा, तो यहीं से धीरे धीरे भेदभाव प्रारंभ होने लगा था। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग का गठन। लिखो, आज का डेट दे दो, टॉपिक लिख दो। आज जो नहीं आया उसको बताओ कितना वो दर्द झेलना पड़ेगा। कितना अच्छा चीज समझा दी, कितना अच्छा चीज पढ़ाएंगे अभी आज। मुस्लिम लीग का गठन, लिखो पॉइंट लिखो। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, ये सब वर्ड को समझो, तुम लोग पढ़ लिख रहे हो तुम, बहुत अच्छा चीज समझा रहे हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता को समाप्त करने का प्रयास किया। लिखो, अक्टूबर 1906 में, हाँ दूसरा पॉइंट में लिखना अर्चना सब। अक्टूबर 1906 में शिमला में रवि तत्कालीन वायसराय कौन था 1906 में? करजन था जी। करजन तो बंगाल का जब वो जो 1858 में जो हुआ था सैनिक विद्रोह, उस समय था जी करजन, जो प्रथम वायसराय था। 1899 से 1905 में करजन था। 1905 के बाद अलग हुआ था, कौन हुआ था बताओ? मार्ले मिंटो सुधार पढ़े हो ना? हाँ, 6 से 1909 का अधिनियम आया था, उसका नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। हाँ अच्छा, वो कैनिंग था, करजन नहीं, करजन बंगाल विभाजन में था। इसको हटा दिया गया, और हटाने के बाद कौन बना? मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार नहीं पढ़ रहे हो, तो वही मिंटो बना। तो लिखो, अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला। आगा खां के नेतृत्व में मिला, ठीक है। आगा खां, इस पॉइंट को याद रखना, आगा खां के नेतृत्व में मिला।
तो इतना सा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलेगा कि जो है क्या लिखिए ये 1906 इसे होता है। अच्छा नीचे यू सट गया है ना लॉर्ड। अतः 1906 में कहेगा कि मुस्लिम वर्ग का समाज का एक प्रतिनिधि मंडल किसके नेतृत्व में मिला था? हाँ किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में ना, इसको करो अंडरलाइन, आगा के नेतृत्व में। बोला कहां पर मिला था? शिमला में मिला था। किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से। मिंटो कौन था? तत्कालीन वायसराय। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। क्या लिखा थे? खाली मिला था लिखा थे। ठीक है, मिला था। अगला पॉइंट लिखो। वर्ष 1906 में मिला के बाद एक पॉइंट होता है कि अलग से प्रतिनिधि मंडल का जो है ना विशिष्ट उसका मांग किया, उसको जरूरी नहीं है, बस इतना लॉर्ड मिंटो याद रखना। अगला पॉइंट लिखो। वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां वर्ष 1906 में, इसे पॉइंट याद रखते जाओ अभी, एकदम पढ़ते जाओ। वर्ष 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, ये चीज इतना ध्यान रखना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। यही आगे चल के कांग्रेस में मार्ले मिंटो सुधार होता है, इसी में लिखना पॉइंट। देखे 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। यहीं से शुरू होता है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलो अगला पॉइंट लिखो। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसी तरह से मुस्लिम लीग में देखो और भी कुछ है। इस लीग का गठन का, अब देखो पूछेगा कि इस लीग का, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, ये सब तुम लोग से नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछता है। बेसिकली उद्देश्य यही था, किसी भी लीग का, किसी का संगठन का उद्देश्य क्या होता है बताओ। तुम जो अभी गए थे, तुम लोग को पता है दीपक भी, वो गंगोत्री महासभा हुआ था, वहां दीपक भी पहुंचा हुआ था ना जी दीपक। तो एक जो महासभा हुआ, महासंगठन हुआ, उसका क्या उद्देश्य होता है बताओ। तो वहां किसके साथ गए थे? हाँ, कौन सी टीम को लेके? तब हाँ, तो तुम कौन सी लेके क्या करने गए थे वहां? अच्छा, साथ में, हमको लगा बच्चा सबको लेके गए थे। हाँ, तो उस संगठन था, उस संगठन का उद्देश्य क्या होता है बताओ। जैसे मुस्लिम लीग हुआ, लीग भी क्या हुआ, एगो संगठन हुआ,
इस संगठन का उद्देश्य क्या हुआ, यहीं से समझ में आ जाएगा क्या हुआ उद्देश्य, बताओ। मुस्लिमों का जो ज्यादा उसका मतलब मुस्लिमों के लिए जो चीज था उसको ज्यादा से ज्यादा देखो, मुस्लिमों के अधिकार को क्या है, सुरक्षित करना, उनकी आवाज को बल देना। उसी तरह एक महासभा जो हुआ था, गंगोत्री महासभा, इसका भी उद्देश्य क्या हुआ, गंगोत्री समाज का कल्याण, गंगोत्री समाज को संगठन बनाना, मजबूत करना और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उत्थान करना, यही हुआ ना। उसी तरह से यहाँ नाम से स्पष्ट क्या है अर्चना, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम समाज के हित के लिए जो भी करना पड़े वो कौन करेगा, मुस्लिम लीग करेगा। अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रखेगा किसको, मुस्लिम लीग को करेगा। उसका राजनीतिक अधिकार का रक्षा कौन करेगा, मुस्लिम लीग करेगा। तो यही किसी संगठन का लक्ष्य होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, संगठन, यही एक संगठन का लक्ष्य होता है। तो यही इसका लक्ष्य था। तुम लोग से क्वेश्चन पूछे, ये डीप का चीज है, अंदर का चीज है। तो अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 लिखो। अधिवेशन 1906 लिखो। कांग्रेस के अधिवेशन में इसी में, मतलब ये देखो हेडिंग दिए कांग्रेस का, जो जैसे ये मुस्लिम लीग वाला हेडिंग कहाँ है तुम्हारा, लाल कलम क्या हुआ, इधर दिखाओ हमको, ये वाला कहाँ गया, मुस्लिम लीग कहाँ लिखी हो तुम ड्यूटी। ये बता, इतना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, इससे खूब क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। मुस्लिम लीग का गठन से कहां पर हुआ था गठन, ढाका में हुआ था। कहाँ लिखा है ढाका रवि, हाँ ढाका में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। और जो एक शिष्टमंडल किससे मिला था, कहाँ मिला था, आगा खां के नेतृत्व में शिष्टमंडल मिला था, कहाँ, शिमला में। किससे, मिंटो से। और इसका मांग किया कि वो संगठन का हम लोग को वो किया जाए। तो यही जाके सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो इसमें एक पॉइंट और भी रहता है, हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। इसमें यही रहता है कि जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए थे, पहले अध्यक्ष कौन हुए थे इसके, सलीमुल्लाह खां। देखो तुम्हारा पूजा चर्चा कर ही रहे थे, पूजा बोल रहे हैं काजल, और देखो तुम आ गई। अभी काजल के बारे में क्या बोले थे, हैं बता, दीपक बताया, दीपक क्या बोले थे, अच्छा कोई बात नहीं। इसमें जो है ना, एगो ब्रैकेट में लिख दो, आगा खां प्रथम अध्यक्ष थे, आगा खां के बगल में प्रथम अध्यक्ष, आगा खां प्रथम अध्यक्ष। कभी कभी आता है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां के बारे में लिख देना प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। ठीक है। तो उसमें क्या लिखवाए थे रवि, उसमें कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन में क्या लिखवाए थे, हेडिंग दिए थे, बोले कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर, अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर उदारवादी, इसको नरम दल, गरम दल नरम दल पढ़ाए थे ना, उदारवादी, गरम दल और उग्रवादी, गरम दल, हाँ उदारवादी और उग्रवादी लिखो, उग्रवादी और उदारवादी। के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, उदारवादी और उग्रवादी के बीच में क्या हो गया, के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। किसको लेकर, अभी अध्यक्ष के पद को लेकर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अंत में दूसरा पॉइंट लिखना,
अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद समाप्त हुआ। अंत में दादा भाई नौरोजी ऐसे होता है, द ग्रेट मैन ऑफ ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1906 का अधिवेशन, अच्छा से सब चीज को अच्छे से पढ़ के याद करना। 1906 का अधिवेशन पूछा जाएगा रवि, 1906 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन के थे? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में क्या हो गया था, विवाद हो गया था, और यही विवाद आगे चल के चरम पे पहुंच गया। तो कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हुआ। किसमें, नरम दल और गरम दल में, जो है ना, यही तिल का जो है आगे चल के तार हो गया। तब यही पर जो है यहाँ विभाजन हो गया। उसके बारे में 2 पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो लिखो इसमें, अगला लिखो, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 4 प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहले लिखो स्वशासन। स्वशासन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वशासन हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा हो गया, उसके बाद बहिष्कार और स्वदेशी। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वशासन, शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार किस जो है उसमें पारित किए गए। तो क्या मार्क क्या हो गया, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन के थे? स्वशासन का मतलब क्या, कोई लिखा, रवि लिख लिया, स्वशासन का मतलब क्या हुआ? हाँ, स्वयं का शासन मतलब क्या है कि हम लोग पे शासन कौन करता था, ब्रिटिश हुकूमत करता था, उसके खिलाफ हम लोग को स्वयं से शासन स्थापित करना है। हम लोग अपने देश का बागडोर अपने हाथ में लेंगे और अपने स्तर से देश को जो है गाइड करेंगे, चलाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब क्या हुआ, शिक्षा जो है किस स्तर पे हो, राष्ट्र के स्तर पे शिक्षा हो। स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, अपने देश का। जैसे पतंजलि का तुम लोग एड देखे हो, बाबा रामदेव वाला, उसमें क्या कहता है, स्वदेशी अपनाओ, बीमारी दूर भगाओ, ऐसे कुछ बोलता है ना। जैसे हनी, जैसे हनी तुम लोग शहद देते हो, शहद, कोलगेट, ठीक है। उसके बाद क्या, आटा, सब कुछ, शैम्पू, सत्तू, सब कुछ। क्या है कि जैसे स्वामी रामदेव क्या किए कि बोले कि शहद जो है 2 प्रकार का होता है, और एक प्रकार का शहद जो है जो कि देश, दोनों शहद बनता है देश में। कहाँ बनता है, अपने ही देश में बनता है। शहद क्या लगता होगा, ये साबुन जो तुम लोग पहने होगे, कपड़ा वगैरह पहनो, क्या बाहर जाता है। पहले अंग्रेज के जमाने में क्या था, यहाँ से सामान, जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कहाँ गया रवि, एक्सपोर्ट। जैसे क्या है कि अभी जो तुम लोग देख रही हो ट्रेन, ये क्यों ट्रेन बिछाया गया था बताओ, ये तो सबसे पुराना रूट है, बताओ। जैसे ये गांव है, जैसे ये रोड है, इधर एक गांव है लेलक, इधर एक गांव है ममलका, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोयला का बहुत खदान मौजूद है। और यहाँ पर क्या है कि जो है तुम्हारे यहाँ गांव में क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह करते हैं, जिसे ईटा बनाते हैं, मिट्टी मान के चलो, चिमनी वाला मिट्टी, चिमनी मिट्टी। अब क्या क्या, चिमनी मिट्टी को उठा के यहाँ पे स्टेशन लेके आ गया, कोयला को उठा के आ गया, स्टेशन लेके आ गया, यहाँ पटरी बिछा हुआ है, यहाँ मालगाड़ी लगा हुआ है, मालगाड़ी में चिमनी, लाल मिट्टी कर दिया, चिमनी मिट्टी कर दिया, कोयला कर दिया लोड, और ये लोड करके कहाँ चला गया, पोर्ट, कहाँ चला गया, बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये ट्रेन था, ये रूट है, इधर समझ लो मान के चलो लैला का, इधर मोलका है, यहाँ से ट्रेन को बिछा करके ऐसे ऐसे रेलवे लाइन का लूट कहाँ कर दिया गया, बंदरगाह, पोर्ट चला गया। और पोर्ट में क्या हुआ, लोड हुआ, जहाज, बड़ा बड़ा जहाज में, शिप पे, कंटेनर पे, और यही जहाज ऐसे से होते हुए, ऐसे से घूमते हुए कहाँ चला गया, यहाँ से देखो जहाज लोड हुआ ऐसे करके। उस समय जो है ना 1900 हो गया था इसका, सोचना कर रहा,
यहाँ ऐसे से करते चला गया, कहाँ चला गया? ब्रिटेन। कहाँ चला गया? ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन जाने के लिए यहाँ से ऐसे करके घूम के जाना पड़ता था, ऐसे करके जो है पूरा ऐसे करके घूमना पड़ता था। अब देखो कितना कम शॉर्ट रूट हो गया ना सुएज नहर के बनने के बाद। सुएज नहर का गठन कब हुआ था बताओ? तुम लोग भूल कैसे जाते हो? सुएज नहर किसको किससे जोड़ता है? ये तो 1869 था क्या? 1969 में बंगाल विभाजन, 1919 देश अपना आजाद हुआ 1947। 1969 में क्या करेगा? एक बार देखो उसको करो, एक बार गूगल करो, नहीं समझ में आए तुरंत क्या कर लिया करो? गूगल कर लिया करो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब कहाँ लेके चला जाता था? कच्चे माल को बंदरगाह, और वहां पे जब बंदरगाह गया तो वहां पे कच्चा माल का कोयला को क्या किया? प्रोसेस कर दिया गया, उन्नत कोयला बना दिया गया, बढ़िया तेज जलने वाला कोयला बना दिया गया। और कच्चा माल को क्या कर दिया गया? कच्चा माल को से सूती वस्त्र बना दिया गया। ईटा ये चिमनी मिट्टी लेके गया यहाँ से, और वहां पे जाके बहुत खूबसूरत खूबसूरत आइटम बना के हम ही लोग को बाद में बेचता था। हाँ, तो इसको स्टाम और इसको पढ़ा करो, लिखा करो। तो यही वाला जो है ये चीज हो गया था। तो यहाँ पे क्या है कि अपना ही देश का सामान लेके दोबारा जो हम ही को बेचता था अधिकतम कॉस्ट में, तो उसको क्या, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या अपनाना पड़ेगा हम लोग को? स्वदेशी। जैसे तुम लोग देखो गांधी जी चरखा काटते हुए क्यों दिखाया जाता है बताओ तो? क्योंकि वो खुद से कपड़ा बुने और खुद से देखो यह देखो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ का संदेश होता है, ठीक है? ब्रिटेन से कपड़ा आता था तो वहां से उसका पहनता था सब लोग, इसलिए वो पूरा स्वदेशी अपना। हाँ, स्वदेशी अपना, गांधी जी अपना वस्त्र वगैरह सब त्याग दिए और यहीं पे अपने से निर्मित कपड़ा पहनने लगे, ठीक है? वह एक तरह से पूरे देशवासियों को संदेश दिए कि स्वदेशी, देश का अपना कपड़ा हमारा, बाहर को एक्सपेक्ट मत करो। जैसे क्या होगा, जैसे कुम्हार को तुम लोग देखे होगे, जैसे अपने यहाँ एगो देखोगे दीपक था, उसमें पानी देने से वो जलने लगता था ना, और एगो जो तेल डाले बर्ती डाले तो जलता है, जो परंपरागत है। अब जो है बर्ती सब वो सब कौन बनाया? अपने गांव का समाज का कुम्हार बनाया, और जो वो बर्ती है वो सब चाइना का आया। अगर हम लोग जो है बर्ती को ज्यादा उसको चुकिया कर देंगे तो उसको क्या प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, पैसा कमाई होगा, 2 पैसा ज्यादा होगा, और अपने देश में ही रह जाएगा। और चाइना का माल अगर हम मंगाएंगे तो क्या होगा? वो पैसा, यहाँ का पैसा कहाँ चला जाएगा? चाइना, दूसरे देश चला जाएगा। तो इसीलिए कहता है स्वदेशी जब अपनाएंगे तो अपने लोग ही जो है आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए नारा किसका दिया गया? स्वदेशी। और बहिष्कार का मतलब क्या है? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी चीज का बहिष्कार। उसके बाद क्या, ऑटोमेटिक डिमांड नहीं रह जाएगा। जैसे मान के चलो विदेशी जैसे बहिष्कार चीज करने लगे, जब उसका मार्केट यहाँ नहीं रह जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आया था यहाँ? व्यापार करने के लिए ना। अब उसका हम सामान ही नहीं खरीदेंगे तो क्या उसका व्यापार ठप हो जाए। जैसे तुम लोग के गांव में आता है सेब बेचने वाला, ठीक है, उसके बाद क्या झाड़ू बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, कुछ आता है ना, वो 10 दिन आया घुमा, उसका कोई नहीं खरीदा, 11वां दिन आएगा वो नहीं आएगा। तो वही चीज है, जब विदेशी सब सामान सब अपने यहाँ आने लगा, हम लोग कोई नहीं खरीदेंगे तो वो बेचेगा, फिर वो उसको बोरिया बस्तर बांध के दूसरे जगह जाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा गया? बहिष्कार। ठीक है, तो यही 4 मंत्र दिया गया, तो इसको लिखे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। कलकत्ता अधिवेशन में ही, कलकत्ता अधिवेशन में ही 1906 का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा है काजल। कलकत्ता अधिवेशन में ही, अधिवेशन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में 1906 का अधिवेशन हुआ था, तो उसी को कहा जाता है कलकत्ता अधिवेशन। 1907 में कौन अधिवेशन हुआ था रवि? सूरत अधिवेशन। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? बैठक हुआ था, बैठक हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहता है? सूरत अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? यहाँ तो मारपीट हो गया दोनों में। उदारवादी चाहता था कि हम दूसरे को बनाए, उग्रवादी चाहता दूसरे को बनाए, आपस में क्या है लव यहाँ पे फड़फड़ाया, जल गया। और वही 1907 में क्या है कि विभाजन हो ही गया। ठीक है, गरम दल अलग, नरम दल अलग। तो इसके पीछे यहाँ से रीजन था 1906 का, क्या था? कलकत्ता अधिवेशन। तो अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे? कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने
स्वराज की मांग की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज। अभी देख लो जन स्वराज चल रहा है और यही स्वराज है, स्वराज। और आगे चल के बोलते हैं ना लाजपत राय जी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे, मैं इसे लेके रहूंगा, मतलब अपना राज, जनता का राज, सुंदर राज, इसको बोलते हैं स्वराज। ठीक है, अब अगला लिखो, ये भी पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है काजल? हाँ, तुमको विशेष रूप से समझाते हैं क्योंकि तुमको भी हमको बीपीएससी लेवल का तैयारी करवाना है। अभी किस ईयर में हो तुम? सेकेंड। 2 साल और चलेगा कि 1 साल चलेगा तुम्हारा कोर्स? 1 ही साल ना? बस तुम खाली कंटिन्यू रहना, क्लास खाली मिस नहीं करना है और कंटिन्यू रहना, तुमको बीपीएससी का हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और चीज को समझ रही हो? जो समझाए समझ में आया? इतना कुछ चीज को समझ समझ के पढ़ो, नहीं समझोगे क्या करोगे? हमसे पूछोगे। अब ऐसा भी नहीं पूछना कि क्लास से रिलेवेंट नहीं रहे, ऐसा चीज पूछना जिससे सबको फायदा मिले, रिलेवेंट रहे। अब इतना कुछ समझाए, समझ में आया? इसका स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? इसका स्पष्ट हुआ? आखिर ट्रेन जो हम लोग चलते हैं, ट्रेन को बनाया गया था क्यों? कच्चा माल को ले जाने ले आने के लिए। कहीं पर दंगा हो गया, कहीं मारपीट हो गया, और हेडक्वार्टर बंगाल में, और भागलपुर में मारपीट हो गया, तुरंत सिपाही को, पुलिस को क्या करेगा? बंगाल को भेज देगा। ठीक है, यहाँ से तुरंत हो जा सकता है। तो इसी के लिए किया गया था, व्यापार के लिए किया गया था, और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने किया गया था। बाद में लोग इसका यूज किसमें करने लगे? परिवहन में, जाने आने के लिए। और ट्रेन आगे चल के क्या है, जाति प्रथा को क्या किया? समाप्त किया। ठीक है, और इससे क्या है, जैसे तुम ट्रेन में सब मिलके जाते हैं, कोई पूछता है किसी से किस जाति से हो, क्या किस धर्म से हो, कुछ सब मिलके जाते हैं, सबको जाते जाति प्रथा समाप्त किया। लेकिन कई लोगों का कहना था कि इससे बीमारी फैला, प्रदूषण फैला, बहुत सारा गंदगी फैला। अब किसी को बीमार था, संक्रमण का था, किसी को बुखार था, किसी को कोविड था, वो ट्रेन में गया तो क्या हुआ? सबको कोविड फैला दिया। सर्दी छिकी था, सबको क्या कर दिया? सबको बुखार करा दिया। तो दोनों आयाम है, सिक्का का जैसे होता है ना दो पहलू, उसी तरह इसका भी दो पहलू था। तो ये सब चीज था, इसीलिए चीज को समझ समझ के पढ़ो। 2-3 लड़का लड़की को हम टारगेट में रखे हैं कि बीपीएससी के लिए उसको तैयार कर रहा है, तो ये चीज है, इस चीज को ध्यान रखना है। 1 मिनट, अब लिखो तो अगला लिखो, सूरत विभाजन 1907। सूरत विभाजन 1907। हाँ गुड्डू जी, इंस्टीट्यूट के बाहर में है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बहुत बहुत बधाई होगा आपका। बंद करें, जो माइक में है ना सब आवाज घुस जाएगा। हाँ, तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? सूरत विभाजन का। ठीक है, सूरत विभाजन। सबसे पहले हमको 2-4 पॉइंट बच्चे सबसे जानने का प्रयास करते हैं। सूरत विभाजन के बारे में रवि क्या जानते हो? पहले तो सर सूरत विभाजन सूरत में ही हुआ था। हम्म। यह इसका creation 1907 में हुआ था। हम्म। और इसमें
गरम दल और नरम दल में मुठभेड़ हो गया था और इसमें सब दोनों अलग हुआ। मुठभेड़ शब्द को प्रयोग का चयन सही से करो। मुठभेड़ का मतलब क्या होता है? लड़ाई मुठभेड़ का मतलब होता है युद्ध जैसे, ठीक है। जैसे दो सेना का दो टीम है ना, दो टुकड़ी जैसे एक है, कोई नवाब बंगाल के नवाब से लड़ रहा है, कोई अंग्रेज कर से, उसको बोलते हैं मुठभेड़। या फिर वो पाकिस्तान का सेना और भारत के सेना के बीच में क्या है? मुठभेड़। मतलब क्या कि दोनों में द्वंद्व चले, युद्ध चलने लगे, विवाद बोल दो, विवाद। हाँ जिसके कारण इसमें दो गरम दल और नरम दल में दो दलों में कांग्रेस बढ़ गई। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? राम। हाँ ठीक है, ठीक है। इतना कुछ जाने, लगभग इतना सा ही क्वेश्चन आता है। अभी तुम लोग को क्वेश्चन भी दिखा देंगे। चलो थोड़ा सा लिख लो उसको। देखो 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष पद को लेकर अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों, ये मिटा दिए, उग्रवादियों उदारवादियों के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। विवाद प्रारंभ हो गया। अगला पॉइंट लिखना, उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उग्रवादी जहां क्या थे? लाला लाजपत राय। किसी किसी जगह बाल गंगाधर तिलक भी है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लाला लाजपत राय ही ज्यादा वो थे। तो उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी किसको बनाना चाहते थे? हाँ, वहीं जो है रास बिहारी घोष, एक है रास बिहारी बोस, एक है रास बिहारी घोष। क्या अंतर है रवि दोनों में? एक है नरेंद्र मोदी, एक है नरेंद्र मंडल। बताओ हैं? कितना बड़ा अंतर आ रहा है तुम लोग क्या नाम? रास बिहारी, एक है रास बिहारी बोस, एक है रास बिहारी घोष। मद्रास अधिवेशन में हम उसमें राम बिहारी घोष के एक वो है, जैसे अपने नीतीश आता है ना, तो नीतीश को नीतीश कर दो। जैसे एक आता है नीतीश कुमार, एक नीतीश कुमार ये भी है, एक नीतीश कुमार वो भी है, जो भी सीएम जो है, दोनों तो नीतीश कुमार है। तब इसमें तो वो अंतर नहीं है, घोषो पोष का अंतर नहीं है, कुमारो कुमार का नहीं, यहाँ भी कुमार है वहां भी कुमार है? देखो एक रास बिहारी बोस जो थे, जिसके बारे में तुम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हो इनके बारे में? कि यह जो INA इंडियन नेशनल, ये जो हुआ था भारतीय, ये जो सुभाष चंद्र बोस जो गठन किए थे ना, फॉरवर्ड लीग नहीं, 1939 में तो हो गया था, जो 42 में किए थे सिंगापुर में, ठीक, वहां पे जो है इनका सबसे बड़ा योगदान था। और वो थे कौन? रास बिहारी बोस।
और यहाँ पर कौन है? घोष है, घोष बाबू। घोष बाबू याद है ना, घोष बाबू, घोषाल, ये सब घोष बाबू सब बंगाली सब रहते हैं। तो जानता हूँ मैं, घोष से नहीं बहुत टटे लिखा के हैं बंगाली सब। तुम बंगाल में नहीं रहे हो, तुम्हारा भाई रहा है, ठीक है। रितेश को पहले हम लोग घोष से घोष करते थे, घोष, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर रास बिहारी क्या है, ये घोष है, और ये रास बिहारी बोस, ठीक है, ये अलग है, जिनका संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस जो है और आजाद हिंद फौज के गठन के साथ था, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगला पॉइंट, अंततः 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 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, अंततः कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। अब विभाजन होगा तो कोई अच्छा बात है रवि, अगर विभाजन हो गया तो दोनों क्या दो फॉन्ट में बढ़ जाएगा। और ब्रिटिश सरकार का मंशा ही क्या था, फूट डालो और शासन करो। और अंग्रेज वगैरह क्या थे, हमेशा चाहते थे कि जो है कि यहाँ पे किसी तरह शासन किया जाए, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, अंग्रेज क्या है भारतीय को अपने हाथ में कब्जा में रह करना चाहते थे। अब क्या कि अलग हो गया, अब दो विभाजन हो गया, एक हो गया उदारवादी, एक हो गया उग्रवादी। उदारवादी क्या चाहता था, उदारवादी विनती करता था, प्रार्थना करता था, मिन्नत करता था, आग्रह करता था, निवेदन करता था, अनुनय विनय करता था, समाचार पत्र के माध्यम से करता था, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करता था, यही करता था ना, विनती करता था, रिक्वेस्ट करता था। और उदार उग्रवादी क्या करता था, वो बम से बात करता था, गोली से बात करता था, डंडा से बात करता था, किसी को सीधे उड़ाता था। तो अंग्रेज वगैरह क्या था, अंग्रेज वगैरह का सपोर्ट मिलता था उदारवादी को, क्योंकि उदारवादी क्या था, पढ़ा लिखा शिक्षित था। तुम लोग देखे होगे गांव घर में देखोगे दो चार तरह का टीम रहता है, ठीक है। एगो जो बुजुर्ग सब आदमी का टीम रहता है वो सब क्या है, शिक्षित जागरूक सब होता है। और एगो यंग सब लड़का सब का टीम क्या होता है, वो सब मारपीट वाला सब होता है। जब मन हुआ खून तुरंत गर्म रहता है, तुरंत किसी को मारपीट कर दिया, ठीक है। एगो घटना हम लोग के गाँव में हुई 2 दिन पहले, तो घटना हो गया, ठीक है। तो इस चीज को जो है ना उसका फायदा जो दूसरा कोई उठाता है, तो यही चीज जाके अंग्रेज पे क्या क्या इसका फायदा उठाया और आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो यही चीज था। फिर बाद में जाके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, फिर दोनों एक हुआ था। फिर उसी के बाद 1917 में कार्यभार कौन एनी बेसेंट को मिला था, इसके बाद देखता। तो बहुत कहानी है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसके बाद अब अगला पॉइंट लिखो, दिल्ली दिल्ली दरबार। इसको नहीं लिखाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, इस चीज को समझो, ये चीज क्या कंसेप्ट है, ये यूपीएससी में कम आएगा तुम लोगों को। हम जो पढ़े हैं, हम यूपीएससी का तैयारी किया है, इसलिए मेरे पास ये सब चीज समझ है। और तुम लोग भी तैयारी करो तो इतने पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी का तैयारी अलग है। और बीपीएससी में भी अब चल के आगे चल के समझना पड़ेगा। और बीपीएससी का जो बेसिकली मेंस करेगा, मेंस में ये चीज समझा देंगे, पीटी में उतना जरूरी नहीं है। पीटी में भी अब क्वेश्चन आने लगा है, लेकिन इतना सा से कम हो जाएगा, समझा तो रही है। अब लिखो, अगला लिखो, दिल्ली दरबार, ब्रैकेट में लिखो 1911। दिल्ली दरबार 1911, ठीक है। और हम लोग दिल्ली दरबार को हेडिंग देके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि कल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, कल और भी बच्चे आ जाएंगे तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तुम लोग इसको पढ़ के आना, समझ के आना चीज क्या सब है। जैसे देखो इससे जुड़ा अब रिवीजन चलेगा हम लोग का, ठीक है। अब रिवीजन चलेगा। और एक कल बुक हम तुम लोग को दिखाए थे, पॉइंटर, ये बुक दिखाए थे ना, इसमें देखो थोड़ा सा देख लो कि कैसा कैसा जो क्वेश्चन आता है। पॉइंटर में देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा देखो। बीपीएससी का बुक नीचे है, रवि लेके आओ तो जरा, देखो तो उस रूम में है। क्वेश्चन भी तुम लोग देखते चलो कि आखिर क्वेश्चन आता कैसा है।
खुला ही होगा गेट। देखो ये जो है इसमें यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस जितना हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस। अच्छा ये क्या होता है बताओ तो, पीसीएस क्या होता है बताओ, तुम बताओ दीपक। अच्छा आईएएस क्या होता है, अर्चना क्या होता है आईएएस, क्या होता है ब्यूटी आईएएस? ये क्या याद करने वाला चीज है आईएएस? बताओ बताओ क्या होता है आईएएस? तुम लोग तैयारी करते हो नौकरी करना है हमको, सर सरकारी नौकरी लेना है। इंडिया में अगर कोई नौकरी है, ठीक है, तो बस एक ही नौकरी है, इंडियन क्या नौकरी है, एक ही नौकरी है, ठीक है। आईएएस के बारे में बस यही तुम लोग जानो कि देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, जो कि कौन लेता है, यूपीएससी। इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। और ये होता है संघ के लेवल पे, यानी पूरा देश के लेवल पे। और पीसीएस बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन यानी संघ, ये था पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो राज्य है वही जुड़ जाता है। तो इस बुक में दोनों दिया हुआ क्वेश्चन, इस बुक में यूपीएससी का है, बीपीएससी का है, झारखंड पीसीएस का है, उत्तराखंड पीसीएस का, एमपी पीसीएस का है। तो क्वेश्चन को देखो जरा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे बंगाल विभाजन तो पहले पढ़ाए थे रवि, बंगाल विभाजन पढ़ाए थे ना। देखो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, डेट पूछता है। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, देखो उसमें तीनों डेट लिखा है। प्रारंभ हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद घोषणा हुआ था, घोषणा हुआ था पहले, उसके बाद प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद क्या है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। तीनों डेट लिखवाए हैं। देखो तीनों डेट से एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन एगो है ब्यूटी, हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, डेट के साथ बोलना है। देखो 16 अक्टूबर 1905 लिखवाए हैं कहीं पे, किधर है, उसी दिन और एक दिवस भी मनाते हैं, हाँ शोक दिवस के रूप में पूरे बंगाल में मनाते हैं। हाँ तो 16 अक्टूबर होगा, 16 अक्टूबर से 5 हाँ ये है। और बंगाल विभाजन की घोषणा, दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा था, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई तक, 20 जुलाई, 19 जुलाई था, ठीक है। लेकिन इसमें 20 जुलाई थी, ऑप्शन से देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा है, पूजा जवाब देगी, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रयू फ्लेचर। अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों दिया गया प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन कौन थे, बंगाल विभाजन के उपरांत। वही जो 1906 वाला था, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार, ठीक है, यही सब था। अगला क्वेश्चन था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किए थे, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किए थे, सैयद हैदर रजा किए थे। यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो सूरत अधिवेशन अभी हम लोग पढ़े, सूरत अधिवेशन में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको पढ़ के सुनाते हैं। इसका जवाब अर्चना देगी, अर्चना तुमसे जवाब है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत का वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताओ। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे,
बोलो अर्चना, कौन थे 1907 के सूरत अधिवेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी घोष की बोस। हाँ, अब याद रखना बढ़िया से, घोष। यही क्वेश्चन देखो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में बनारस अधिवेशन, 1905 में हुआ था अधिवेशन। ब्यूटी ब्यूटी देखो पिटारा सब रहती है, फटाफट फटाफट खोलेगी। खोलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अर्चना कौन थी बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती और जो है महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले लिखवाए भी हैं। तो देखो इसी अधिवेशन से जुड़ा हुआ 3 क्वेश्चन देखो पूछ दिया गया ना। एक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 का बनारस अधिवेशन अध्यक्षता, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता, और उसके बाद 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएएस में पीसीएस में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दीपक से है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कौन रखे थे? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में कौन रखे थे सर्वप्रथम? बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ पूजा बताओ कौन रखे थे दीपक? कहाँ अभी कहाँ पढ़े, अभी जो कहाँ पे लिखे हो? पहले तो इसको मुस्लिम को सही लिखो, मुस्लिम ऐसे होता है, लिखवाया भी होगा मुस्लिम लीग। जहां पे लिखाए थे स्वशासन लिखवाए थे, स्वराज दे के लिखवाए थे, वहां लिखे भी थे स्वराज, और बताए थे ना कि दादा भाई नौरोजी रखे थे 1906 के अधिवेशन में। ये सबसे पीछे है जी, खोलो नहीं, कहाँ है सूरत अधिवेशन से पहले? सूरत अधिवेशन यहाँ, यही क्वेश्चन रखे थे ना, अभी लिखा था स्वराज, लिखवाए भी देखो, लिखे भी हैं। स्वराज ऐसे लिखे हैं कि स्वराज ऐसे होता है कि वैसे होता है, सही करो इसको। और मुस्लिम भी ऐसे होता है, ऐसे करके लिखो, ठीक है? लिखना पहले सीखो, गलत लिखोगे नंबर कट जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि सर्वप्रथम स्वराज का मांग कौन किए थे? देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कौन रखे थे? दादा भाई नौरोजी। देखो इसमें सारा कुछ जीएस पॉइंटर है, जीएस में जितना आता है सबको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया सब इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आयुषी, तुमसे ही अगला क्वेश्चन है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया वह कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। और वैसे इसी में एगो हाईलाइट करके लिख देना कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किए थे? हाँ, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किए थे बताओ? एक स्वराज शब्द भी है, उसका लिख देना दयानंद सरस्वती, लिखना स्टार लिखिए। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे दयानंद सरस्वती। इसको रुको 1 मिनट, तुम लोग ग्रुप में हो ना अभी? अभी रुको, तुरंत पहले हम भेजते ही हैं, ऐसे नहीं होगा। एक मिनट रुको जरा। अच्छा, इसको हम भेज देंगे, समझे? रखा हुआ है कहीं पे, दिख नहीं रहा है। हाँ यही बुक है, समझे?
इसी से तुम लोग भी जो है देख सकते हो। और वहां पे क्या करना है कि एक पेज छोड़ के लिख लेना क्वेश्चन इसका, कहीं पे है ये रखा हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे बताओ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले सदस्य कौन थे प्रथम? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन आता है। चलो कल जो क्वेश्चन आप दरोगा वाला कर रहे थे अभी इस बुक से करते हैं, दरोगा वाला क्वेश्चन, वो बीपीएससी पीसीएस सबका था। ठीक है, अब दरोगा क्वेश्चन देखो, हल्का हल्का सब क्वेश्चन तुमको देखने को अब मिलेगा। देखो कम से कम जो है दिल्ली में कम से कम 2 साल का तैयारी लगेगा। अगर आईएएस का तैयारी करना चाहते हो कम से कम 2 साल का लगेगा दिल्ली में तैयारी, वो भी डेडिकेटेड होके। ना कोई त्योहार, ना कोई पर्व, नहीं कुछ। हम 6-7 साल कोई सोशल मीडिया नहीं चलाए थे, ये 2 साल से चला रहे हैं इंस्टाग्राम। अभी अभिषेक जी हैं क्या? हाँ अच्छा, आ रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखें कौन है, फोन कर रहे थे इसीलिए क्या? 1 मिनट रुको तेरा। आप ही आए हैं? आप ही फोन करते? आइए। अच्छा आइए, रुकिए जरा, पढ़ा रहे थे, जरा 2 मिनट बोलते हैं, थोड़ा रिवीजन करो तो आते हैं जरा 5 मिनट। रिवीजन टाइम 11:13 हुआ। रवि तुम ही आओ, यहाँ आओ तो रवि, यहाँ आओ तो। हाँ आ रहे हैं अभिषेक जी नीचे। ठीक ठीक है, ठीक। रवि तुम एक काम करो, इस क्वेश्चन को सबसे पूछो, जैसे यहाँ है ना, ये सब क्वेश्चन पूछते जाओ विथ ऑप्शन, ये सब तुम जानते ही हो, विटामिन सब, ये सब सबसे पूछो। और अपना भी देखो मारते हैं थोड़ा सा, तो इसको लगा दो। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं। ऑप्शन सुनना। पारिस्थितिकी तंत्र उस दिन समझाए थे सर, उसमें आता है ना प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र, मतलब प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं, द्वितीय में कौन आते हैं, तृतीय में, उसी से क्वेश्चन है। तो उसमें 2 गो संगठक ऐसा कौन सा है, जैसे जंतु पादप या वृक्ष खरपतवार या जैव या अजैव, मेढक या मानव। देखो इसमें ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें जैव और अजैव है। संगठक का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना पूरा मतलब गल सर के दूसरे में यानी कि परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो पूरा खत्म हो जाता है तरह से। तो जैव और अजैव, जैसे कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक। जैविक संगठक और अजैविक संगठक और भौतिक संगठक, ये 3 गो है। और पारिस्थितिक जीव और वातावरण के माध्यम से पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग ऑर्निनेस ने किया था। इसमें याद रखना कि जैव और अजैव ये 2 संगठक है पारिस्थितिक तंत्र के। कहेगा इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उसमें पूरे भारत में 6 ऐसा राज्य है जिसमें कि द्विसदनीय है। जिस द्विसदनीय का मतलब समझ रही है, जहां पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। उस दिन हम समझाए थे, 6 राज्य लिखाए भी थे। तो उसमें बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जहां पर द्विसदनीय है, लोकसभा भी है और वहां राज्यसभा भी है। केरल है, पंजाब, राजस्थान, बिहार। याद है? हाँ, राजस्थान, बिहार। ऐसा कौन सा इसमें एक ऐसा राज्य है जहां पर द्विसदनीय है, वहां पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है? बिहार है। देखो 6 पहले कौन कौन राज्य था वो पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहले था उत्तर प्रदेश, यूपी जहां पर राज्यसभा लोकसभा दोनों है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो इसमें से ऑप्शन क्या है, बिहार हो जाएगा। इसमें केरल है नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, तो बिहार है। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही है।
निम्न में से कौन सी विशेषताएं नौकरशाही की नहीं है, नौकरशाही का नहीं है? तो इसमें बताना है कि श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रमण, नियम और विनियम, स्वैच्छिक सदस्यता। इसमें नौकरशाही का अगर नहीं है तो इसमें आएगा स्वैच्छिक सदस्यता। हाँ विश्व, हाँ इसको बताना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? इंग्लिश में इसका नाम क्या है? हाँ WHO, WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जनेवा में। एक और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का कहेगा तो इसका मुख्यालय याद रखना वियना में है। हाँ, और ओपेक एक तेल शोधक है, ये ओपेक सबसे बड़ा है तेल शोधक, इसका भी वियना ही याद रखना, 2 गो का। एक इसका साथ पूछता है ओपेक का। बताना कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। और नदी का सहायक नदी बताना, गोदावरी नदी का सहायक नदी क्या मूसी नदी है, या फिर महानदी का मांद है, या फिर कृष्णा नदी का मालप्रवाह है, या कावेरी का हेमावती है? इसमें से कौन एक सही नहीं है? तो याद रखना कि देखो इसमें है कृष्णा नदी का मालप्रवाह नहीं होगा, और सभी सही है। गोदावरी का सहायक नदी मूसी नदी है, और महानदी का मांद ये भी है इसका, और कावेरी का हेमावती है। हम लोग में इस बार बिहार पुलिस में ये पूछा था। हाँ सहायक नदी, 3 क्वेश्चन था सिर्फ सहायक नदी से। देखो इसका कृष्णा नदी का होगा, भीमा है। सहायक नदी कृष्णा नदी का सिर्फ बता रहे हैं। भीमा है, तुंगभद्रा है, कोयना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है। ये सब कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है। और पेन गंगा है, सॉरी ये नहीं है। जितना हम पढ़े ना ये सब इसके इसी का है। जैसे भीमा कहेगा, तुंगभद्रा कहेगा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ये सब कृष्णा नदी का नहीं है। और है कौन कौन? पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजीरा है, पूर्णा है। ये सब नदी का नाम सुनी है? देखो जब ज्योग्राफी पढ़ेगी ना नदी वाला टॉपिक तो ये सबको जानना पड़ेगा। नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा तुमको, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। इस बार बोले ना तुमको कि 3 क्वेश्चन आया था मेरे बिहार पुलिस में, इसमें दिए थे हम जब। चलो बताना, राजस्थान में नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? राजस्थान में नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? ये एक एप्लीकेशन आता है, ई मित्र से, फोन से, मैसेज से, पोस्ट कार्ड से। तो ई मित्र याद रखना, यहाँ पे नया चला है, ई मित्र से चलता है। ई मित्र एक तरह से एप्लीकेशन तरह का काम करता है। वहाँ पर जो नागरिकता लेने के लिए ना वहाँ का ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कर सकते हैं इसी ई मित्र के द्वारा ही। यह तो राजस्थान सरकार द्वारा 2002 में शुरू किया गया था पहले ही, और ये एक ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। यानी कि उसको अगर जो वो बेरोजगार है तो इसमें जाके वो रजिस्ट्रेशन करेगा ना, तो उसको सरकार के द्वारा कोई ना कोई अगर जहाँ पर है खाली तो वहाँ उसको मिल सकता है ई मित्र के द्वारा ही। वो राजस्थान में वैसा लागू है, अभी हम लोग के बिहार सब में नहीं है। हाँ अच्छा चलो बताओ, विटामिन का आविष्कार कब हुआ था? विटामिन का हाँ आविष्कार हाँ अच्छा कौन किया था और कब किया था? 1912, 1916, 1911, 1915? 1912 नहीं 1911 में। अच्छा चलो ये बताना, चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी था? 16 महाजनपद है ना, तो उसमें से एक चंपा आता है, तो वो किसका था राजधानी? जो कि जानती है हम लोग के नजदीक में ही है। मगध का है, मल्ल का है, या बज्जी का है, या फिर अंग का?
अंग अंग रे पागल, अंग भूल गई। अंग का है चंपा। ये जो चंपा नाला चंपानगर जो है, ये यही ना है। चंपा का राजधानी कहाँ था? महाजनपद की राजधानी अंग था, याद रखना। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जब अंगुत्तर निकाय एक टॉपिक है, उसको जब पढ़ेगी ना तो इसमें 16 महाजनपद पढ़ना होगा। और ये एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी मिलती है। और ये अंग की राजधानी चंपा थी, जो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। मगध का राजधानी था गिरिब्रज और अंग का था चंपा। इस 16 महाजनपद का भी इसमें से 2 क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? बताना कि इसमें से हम ऑप्शन देंगे, उसमें से देखना ये भारत में नहीं है। इस नदी का उद्गम, उद्गम का मतलब समझ रही ना, कि वो मतलब वहां से नहीं, भारत में से कहीं भी देश, भारत में कई जगह से वो नहीं निकलता है, कि दूसरे देश से निकलता है। तो बताना है महानदी। ऑप्शन है 1 महानदी नदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चीन से। चीन में भी एक जगह है, कौन सा? मानसरोवर। मानसरोवर झील से निकलती है। कौन कौन 3 नदी निकलती है? बताओ। नहीं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और एक बताओ बताओ। कुछ बता दो, एक हिंदी का बता दो। 3 ठो याद रखना, वहां से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। नहीं, सोन तो अमेरिकन से। वही तो हम जस्ट देख लेना। अरे हम भूल गए। देख लेना उसको, ठीक है। बताओ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किस लिए? हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए, काली क्रांति के लिए, नीली क्रांति के लिए। वर्गीज कुरियन। हम बता रहे हैं सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। हाँ, याद है। देखो यहाँ पे देखो। ठीक है। सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों चीन के मानसरोवर झील से निकलती है। बताना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित था? दूध उत्पादन में। और उसमें एगो चला था ऑपरेशन फ्लड, जो कि हाँ उसमें क्या हुआ था कि मतलब उसके लिए दूध के उत्पादन में ये लोग अपना किए थे। श्वेत क्रांति जनक थे और वर्गीज कुरियन। और इसके ऑपरेशन फ्लड में 20 पटल पर दुग्ध उत्पादन की सूची में भारत में सबसे आगे खड़ा कर दिया गया था। और इसका जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था 26 नवंबर 1921 को। 1921 को हुआ था इसका, वर्गीज कुरियन का। वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। बताना है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? हाँ, अब बिना ऑप्शन का बताओ। ऑप्शन देंगे बता देगी। अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं। केल्विन का, रदरफोर्ड, थॉमस या वेकुरल? किसने खोज किया था रेडियो सक्रियता का? केल्विन, थॉमस, रदरफोर्ड या वेकुरल ने? वेकुरल। हाँ वेकुरल। वेकुरल के द्वारा ही रेडियो सक्रियता का खोज किया गया था। और ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक था, हेनरी वेकुरल पूरा नाम है इसका। पियरी क्यूरी और एम्स क्यूरी ने भी किया था। इसका खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। इसका मात्रक कहेगा कि क्या होता है? क्यूरी होता है। बताना, निम्नलिखित में एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम मतलब समझ रही ना, मानव के द्वारा। तो बताना है, वन, तालाब या फसल का खेत या झील? तो बहुत आसान है, बता सकती है। मतलब निम्नलिखित में एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है 1 वन, तालाब, फसल का खेत या झील। आदमी द्वारा क्या होता है? ये वन आदमी बनाता है। वन क्या आदमी द्वारा कुछ होता है क्या? जंगल। तालाब क्या आदमी द्वारा बनाया जाता है? झील क्या आदमी द्वारा? झील आदमी द्वारा बनाता है। पागल नितिन, अरे फसल बोते हैं तो आदमी ना बोता है, वो ना होगा।
फसल का खेत, इसका सही आंसर क्या होगा? फसल का खेत। अरे फसल का खेत हम ही लोग ना बोलते हैं, जैसे अभी गेहूं बोआएगा तो वो आदमी के द्वारा कृत्रिम है। खेत तो है ना पारा। फसल फसल तो आ गया। चलो अच्छा बताओ, क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी होता है? मतलब ये क्षारीय है और इसमें सबसे ज्यादा विद्युत होता है किसमें? ऑप्शन देते हैं, बीई बेरियम में, या फिर मैग्नीशियम में, या सी ए, या फिर बी ए। यानी कि इसका ऑप्शन है, याद रखना कि बेरियम में, बी ए। बेरियम में क्या होता है कि इसमें धातु मतलब क्षारीय मृदा धातु में सबसे अधिक विद्युत रहता है, इसमें धनी सबसे ज्यादा विद्युत अगर इसमें रहता है बी ए में। लेकिन ये है कैल्शियम समूह का तत्व है, और इस बैराइट इसका पहला खनिज अयस्क है बेरियम का। कभी कभी पूछ लेता है अयस्क भी, तो बैराइट एक ऐसा इसका है, बेरियम का एक अयस्क है बैराइट, और बैराइट से हाँ 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 सबका होता है, सबका। तो उसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पूछिएगा। अच्छा बताओ, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो सर बहुत बार बताए, हम भी बताए थे, बताओ। हाँ कौन चुनता है उसको? मतलब हेड जो यहाँ पर मतलब कोई हेड है, कोई सभा है, उसमें हेड चुनेगा, तो कौन उसको चुनेगा? जनता नहीं चुनेगा, कोई भी आके कैसे चुन लेगा बताओ तो? नहीं पहले ऑप्शन, तुम कंफ्यूज हो रहे, ऑप्शन सुनो। वहां के लोकसभा के सदस्यगण चुनेंगे, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे, या फिर मंत्रिमंडल चुनेंगे, या फिर राष्ट्रपति चुनेंगे? सदस्यगण चुनेंगे। ये देखो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ लोकसभा का यहाँ लगा है, तो अब यहाँ का अध्यक्ष चुनेंगे, थोड़ी ना कि हम बाहर को मंत्री को बुलाएंगे या फिर किसी और को बुलाएंगे। हाँ हॉल में ही जो सबसे जो मतलब हॉल में ही सब जो सदस्य रहेगा वही चुनेगा ना। हाँ वो उसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। चुप सुनो, समझ गए ना? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्यगण, ठीक है। और राज्यसभा तो वो तुम समझती है कि वो क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, उसको नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जिसमें कि 12 सीट को राष्ट्रपति के हाथ में रहता है कि वो हमको नियुक्त करना, उसमें बहुत सारा कई क्षेत्र में चुना जाता है। बताओ निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? ये थोड़ा सा डीप है, चलो बताते, ऑप्शन देते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, या गिल्सरॉन। ये ना गिल्सरॉन है, एक ऐसा है, मतलब ये गिल्सरॉन है और इसको गिल्सरीन भी कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है और ये तेल और वसा में पाया जाता है, और ये रंगहीन और गंधहीन होता है। रंगहीन का मतलब इसका कोई कलर नहीं होता जो, और इसमें गंधहीन मतलब इसमें कोई भी सुगंध नहीं आता, गंध पूरा कोई भी कुछ समझ में नहीं आएगा ये है क्या। जिसका प्रयोग मुख्यतः औषधि निर्माण में किया जाता है, गिल्सरीन का प्रयोग याद रखना। ये साबुन बनाने में उपयोग नहीं आता है। सोडियम कार्बोनेट का करते हैं, सोडियम सिलिकेट का भी करते हैं, बोरेक्स का भी करते हैं, लेकिन गिल्सरॉन का नहीं करते हैं। इसको इसका मुख्यतः किसमें, औषधि बनाने में किया जाता है, दवाई सब बनाने में किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पढ़ी होगी कभी मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन सुनो, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, व्यापार से, या रक्षा से? स्वास्थ्य से। हाँ वो जो पोलियो के टीका के बताए थे ना कि पोलियो का टीका भी चला है, वो सब भी क्या होता है, पोलियो एक बीमारी फैल गया था, तो जिसके कारण बच्चों को बहुत सारा पोलियो हो गया था, तो उसके कारण बहुत मृत्यु भी हो गई थी, जिसके कारण सरकार के द्वारा एक पोलियो का टीका चलाया गया, और इसी में चलाया था मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया था। हाँ कल बताए थे इसके बारे में। देखो इसमें क्या था कि मिशन इंद्रधनुष अधिनियम भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के रूप में अवसर पर चलाया गया था, और यह चलाया गया था 25 दिसंबर 2014 को ही प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के तहत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा एवं हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए 7 टीके इंद्रधनुष के 7 रंग में शामिल थे। यानी कि
हाँ विषाणु से वायरस से। इसमें देखो इस इंद्रधनुष इसीलिए इसका नाम रखा, इसमें से 7 तरह का टीका चलाया गया था। तो इंद्रधनुष में भी हम लोग जानते हैं कितने कलर हैं, 7, इसीलिए उसको रिलेट करके दिया था कि इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल है, इसीलिए इसमें 7 टीके चलाए गए थे। देखो किसमें किसमें इस मिशन के डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए, यही 7 जो है ना, इसी के रोकने के लिए ये इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था, जिसमें कि 7 टीके थे, 7 गो सुई था, जब देता है ना पोलियो का सुई टीका देता है, तो उसी तरह था ये। तो बताओ भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ? 1853। डेट बताओ। ठीक है, 1853 में हुई थी, और जो 16 अप्रैल याद रखना। हाँ हाँ, थाने बम्बई से थाने है, अरे अभी मुंबई है ना, सुना पहले बम्बई नाम था, तो अभी मुंबई हो गया। तो बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था, और इस समय कहेगा कि वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, प्रथम रेल चलाई गई थी, और लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना किया गया था। ये भी रख सकते। बताओ मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों में निम्न से कौन से लक्षण चयन नहीं किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहला जो प्रयोग किया था किस पेड़ के पेड़ किया था? मटर के पेड़ पर किया था अपना वो। तो उसमें से मैं बोल रहा है कि उसमें से क्या नहीं जांचने के लिए किया था? फूल की स्थिति, उसका क्या फूल ऐसा कुछ था उसके लिए किया था क्या? या फूल का रंग, या फूल की आकृति, या बीज का रंग? हाँ, बीज का कलर से उसको कोई मतलब नहीं था, मतलब फूल का रंग पर किया था, फूल की स्थिति पर भी किया था, फूल की आकृति पर भी किया था, लेकिन उसका बीज का रंग पर उसमें नहीं किया था। तो याद रखना कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपने प्रयोग जो किए थे, उनमें से लक्षण कौन सा निर्धारण नहीं करने के लिए किया था? तो बीज का रंग, और बाकी ये तीनों था। बताना कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? इसमें से है ना पांचवी जो है, पांचवी जो आया था ना, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, वो था पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित था वो, इसे याद रखना। बताना अरुणाचल प्रदेश की फुंडुगट्टो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, ये याद रखना। दीक्षी जल परियोजना है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के फुंडुगट्टो नदी पर। फुंडुगांटो ऐसे कुछ है। सूक्ष्म बर्फ है, बताओ। सूक्ष्म बर्फ है, सूखा बर्फ। ऑप्शन देते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर ठोस जल है। यानी कि वो देखिए बर्फ रहता है एगो, कौन सा उसको बर्फ कहते हैं, वो बर्फ जो है ना पूरा ठंडा रहता है, -डिग्री में रहता है। हाँ, जो बादल सब देखी होगी, मतलब उसको करने के लिए तुम उसमें ना एक, हाँ कढ़ा दे उसमें दे देना ऐसे, और उसमें पानी हल्का डाल देना, देखना उसमें से पूरा बादल की तरह निकलने लगता है। तो वो शुष्क बर्फ रहता है, और वो जो होता है ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, लेकिन वो क्या रहता है? ठोस के रूप में रहता है। हाँ, और वो जैसे ऐसे धर देगी ना तो पूरा आवाज करेगा, उस पर रखेगी पूरा आवाज करेगा। तो वो याद रखना कि शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका बहुत चीजों में प्रयोग भी करते हैं। बताओ पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? हम लोग जो अभी वोट देते, पहले वोट कैसे होता था? पर्चा देते थे और जाके गिरा देते थे बॉक्स में, लेकिन उसमें जानती क्या होता था? उसमें से बहुत सारा धांधली हो जाता था। कोई क्या करता था, चलो उसमें थोड़ा सा निकाल के उसमें डाल देता था, ऐसा कुछ होता था। तो अभी जो है ना क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ गया, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ईवीएम। अभी जाते वो जैसे इस तरह रहेगा, जहाँ यहाँ छाप बना रहता है 1 2 3 करके नंबर में चिन्ह रहता है, इस चिन्ह पे देना है, तो इसको दबा दो, दबा देगी तो आवाज करता है वो,
तो वो आवाज वो आगे में वहां लगा रहता है, जो आगे में बूथ पर बैठा रहता है, उसके पास भी आवाज जाएगा, जैसे बजेगा तब जान जाएगा कि नहीं ये गिरा दिया अंदर में जाके। तो ये किसने डिजाइन किया था पहला? तो याद रखना एजी रॉ ने किया था। हाँ, प्रोफेसर एजी रॉ ने किया था। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 ईस्वी में हुआ था। और सबसे पहले किस राज्य में पूछेगा तो हुआ था? केरल में हुआ था। हाँ, ईवीएम मशीन का सबसे पहले बोलेगा किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ठीक है। सुबा निम्नलिखित में से देशों में किसकी राजधानी है? टोंगा, फिजी, तुसालू, बानुआतू। फिजी का याद रखना सुबा है। कितना टाइम हो रहा है? चल जाते हैं।